स्टार्ट कर दीजिए। एक क्वेश्चन लिखे दो। ए पार्टिकल ऑफ मास m is confined to a narrow tube of length L. A particle of mass m is confined to a narrow tube of length L. पहला, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कॉन्फाइंड, मतलब उसमें रखा हुआ है, कॉन्फाइंड टू ए नैरो ट्यूब ऑफ लेंथ L. पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव which will resonate in the tube, which will resonate in the tube. Second question, वेव लेंथ एस लगा दीजिएगा, वेव लेंथ में लास्ट में, तो बहुत सारा वेव लेंथ ऐसा हो सकता है. कैलकुलेट करॉस्पॉन्डिंग पार्टिकल मोमेंटम, calculate corresponding particle momentum. And also corresponding energy. And also corresponding energy. And also corresponding energy. देखिए स्टूडेंट, खास करके 12th क्लास का स्टूडेंट, देखिए आप लोग शायद थोड़ा बहुत सुने होंगे ऑर्गन पाइप, राइट? तो उसका किसी ट्यूब में अगर ये दो टाइप का होता है, या तो दोनों तरफ इसको ओपन रखें या दोनों तरफ क्लोज रखें, इसको एक कैटेगरी में मानिए, ठीक है? या उसी ट्यूब का वन तरफ, फॉर एग्जांपल ढोलक ही समझ लीजिए, ढोलक समझते हैं ना, एक ट्यूब जैसा है और दोनों तरफ क्लोज किया हुआ है, राइट? दूसरा है कि एक तरफ क्लोज है दूसरी तरफ ओपन है, वन एंड क्लोज और दूसरा एंड ओपन. तो अगर दोनों तरफ क्लोज है तो उसमें एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है, जिसका दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी जनरली क्या होता है स्टेशनरी वेव में कि रेजोनेट तो वेव तो आपस में ऑसिलेट करता है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे नोड बन जाता है. क्या बनता है? मतलब इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है स्टूडेंट. जब पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ का पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में हो जाता है. क्या जाता है? अब वेव में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, बट अगर ए पार्ट जहाँ पे परमानेंटली रेस्ट में आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ का एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच में कॉन्फाइंड हो गया, मतलब वेव क्या हो गया, रुक गया. स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव. बट उतना भी मत जानिए, इसमें जो क्वेश्चन का मेन थीम था, तो अगर मैंने कौन कौन सा लैम्डा के वजह से इसमें इस टाइप का क्रिएट होगा, तो उसका डायरेक्ट एक फार्मूला, बाद में फार्मूला कहाँ से आया क्यों आया बाद में देख लेंगे. तो फार्मूला अगर दोनों तरफ क्लोज है तो उसका फार्मूला रहता है, बोले क्या रहता है, टू एल बाई एन. क्या रहता है? जहाँ पे एन रहता है नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना लूप दिखाए हैं, 2 दिखाए हैं. तो बस इस फार्मूला को आप जानिए. और यहाँ देखिएगा, कोई भी दो अलग अलग सोर्स अगर वेव प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों का फ्रीक्वेंसी या वेव फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया, राइट, मतलब वहाँ पे वापस में क्या करना स्टार्ट होता है, रेजोनेंस. दिस इज द रीजन कि हम लोग कोई मिलिट्री वगैरह क्या बोला जाता है कि किसी ब्रिज से गुजर रहे हैं तो अपना ऑर्डर को ब्रेक कर लीजिए. ऐसे लोग डिसिप्लिन में चलते हैं, एक बार पैर उठाते हैं एक बार रखते हैं, राइट. बट उस वहाँ पे चलने के टाइम पे क्या किया जाता है, रैंडम हो जाना पड़ता है
क्योंकि वहाँ का जो वो जो वेव प्रोड्यूस करेंगे वो अगर ब्रिज के वेव के साथ वेवलेंथ अगर उसका मैच कर जाएगा तो ज़्यादा ऑसिलेशन के साथ रेजोनेंस होना स्टार्ट होगा और ब्रिज ज़्यादा ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक होने का चांस रहता है। तो ये बाद में आपको पढ़ा जाए कि एक्चुअली दो वेव जब आपस में मिक्स होता है तो उसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ रेजोनेंस होना स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे बस सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई भी ट्यूब है जिस दोनों तरफ क्लोज है तो इस ट्यूब में कौन कौन सा वेवलेंथ प्रोड्यूस हो सकता है। तो कौन कौन सा वेवलेंथ हो सकता है उसका फार्मूला है लैम्डा इक्वल 12/n, जहाँ पे n क्या रहेगा, इंटीग्रल वैल्यू, और वो n क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ लूप, ठीक है, कंप्लीट लूप। इसमें अगर दोनों तरफ क्लोज रहता है तो कंप्लीट लूप बनता है, राइट। और अगर थोड़ा नॉलेज रहता है, अगर एक तरफ ओपन रहेगा एक तरफ क्लोज रहता तो यहाँ पे जाकर हाफ ऑफ द लूप बनता है, ठीक है। तो अभी उतना छोड़ दीजिए। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो बन गया कि जो पार्टिकल अंदर में है वो पार्टिकल इस ट्यूब के वेव के साथ रिजोनेट करेगा, मतलब इसका वेवलेंथ के साथ मैच होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस यहाँ जो उस पार्टिकल का लैम्डा क्या क्या होना पड़ेगा, 12/n। तो सिर्फ एक ही लैम्डा के लिए वो रेजोनेंस करेगा या बहुत सारा ऐसा लैम्डा हो सकता है, n का वैल्यू चेंज करते रहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, h/mv क्या है, h/mv तो क्या हम बोल सकते हैं h/pn, करेक्ट। अब मोमेंट 12/n देन pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/12। तो वैसा एक ही मोमेंटम रहेगा या अलग अलग मोमेंटम हो सकता है। n का वैल्यू 1 तो मोमेंटम ये रहेगा, n का वैल्यू 2 तो मोमेंटम 2h/12 हो जाएगा। तो डिफरेंट मोमेंटम का वैल्यू हो सकता है। लैम्डा जब डिफरेंट रहेगा तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या था, उस पार्टिकल का एनर्जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जानबूझ के इसको मिक्स करने की कोशिश किया गया है साउंड वेव के साथ, ठीक है। एनर्जी था तो एनर्जी के लिए क्या लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², इसको m²v²/2m लिख सकते हैं, और इसको p²/2m लिख सकते हैं। अब p तो आपके सामने है, पुट कर दीजिए। तो ये इसका एनर्जी रहेगा nh/12 का स्क्वायर/2m। ये पार्टिकल का टोटल एनर्जी रहेगा, क्योंकि वन ऑफ द पार्टिकल है और उसका वहाँ पे एनर्जी के नाम पर सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन। तो सिर्फ आप ये नहीं जानते थे ये फार्मूला, तो बस ये फार्मूला जानिए कि किसी भी क्लोज ऑर्गन पाइप में इतना टाइप का लैम्डा प्रोड्यूस हो सकता है, डिफरेंट लैम्डा प्रोड्यूस हो सकता है स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फोटोन का बात नहीं ना कर रहे हैं, यहाँ पे किसका बात कर, एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ है एक्चुअली साउंड वेव के रिलेटेड, किस रिलेटेड दिया हुआ है, साउंड वेव के लिए। एक क्वेश्चन लेने का राइट टाइम नहीं था, बट बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये फार्मूला को बस कोरिलेट करने के लिए। क्वेश्चन का थीम क्या था कि उस पार्टिकल का कौन कौन सा वेवलेंथ के लिए रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, तो उसका वेवलेंथ इसके वेवलेंथ के साथ मैच करना पड़ेगा। वैसा कितना वेवलेंथ हो सकता है, एक रहेगा या बहुत सारा वेवलेंथ हो सकता है, बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए एन का वैल्यू, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एन का वैल्यू अगर 1 रहेगा, कितना रहेगा, इसमें इस टाइप का एक ही लूप क्रिएट होगा, कितना होगा, 1 लूप, करेक्ट। बट नहीं लगता कि, और यहाँ देखिए अगर n का वैल्यू 2 रहता तो इसमें कितना लूप क्रिएट होता, तो भाई वेव इस टाइप का बनता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा हुआ या λ/2। तो अगर n का वैल्यू 1 रहता तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/1। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 12। तो यहाँ से अगर एक ही बना तो नहीं था कि हाँ ये λ/2 है, तो λ/2 है, λ/2 इक्वल टू व्हाट, l। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 2l। बाकी छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
बाकी इस पे बात करने का मतलब है मैं अपना एनर्जी वेस्ट करूँगा। एक और क्वेश्चन बनाइए। डिटरमाइन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डिटरमाइन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल necessary to give an electron to produce de Broglie wavelength equal to 1 angstrom. To produce de Broglie wavelength of 1 angstrom. सॉल्व कीजिए। Determine the accelerating potential necessary to give an electron to produce de Broglie wavelength equal to 1 angstrom. वन 150 ई भी नहीं, सिर्फ भी रहेगा। वोल्ट पूछ रहे हैं ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, राइट। आ गया। क्वेश्चन समझ में आया था आप लोगों को? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किए हैं और बाकी कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, राइट। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ तक आकर एक्सेलरेटिंग जो हो गया, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो उसका मोमेंटम बना होगा, उसके वजह से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ, तो क्या इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाइएगा, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी इक्वल टू क्या आपको ये मिल जाएगा, वी माइनस वी है या ना, करेक्ट। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m के लिख सकते हैं, और h बाई रूट ओवर 2m, इसका बिल तो भाई रेडीमेड दिए हुए थे, ये तो इतना करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, इसका लाभ उठाना चाहिए था। यहाँ पे भी क्या था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो इसके बदले ये था ना 150 बाई भी रूट ओवर एंगस्ट्रॉम, इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम, स्क्वायर कर दीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। मिला कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, जो एक्चुअल में आसान था, क्योंकि रेडीमेड इसका देखे हुए हैं, करेक्ट है ना। समझ में आया सॉल्यूशन?
थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? लिखिए, पहला पॉइंट बना लीजिएगा। द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल cannot be calculated accurately at the same time, cannot be calculated accurately at the same time. Calculated accurately, दोनों वैल्यू एक साथ सही सही नहीं बता सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। Accurately at the same moment of time. If delta x is the error in position and delta v, delta p लिखिएगा, delta p is error in momentum, ये तो आप जानते होंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों का एरर का प्रोडक्ट कितना बराबर होता है? h/4π, ठीक है, करेक्ट है। और डेल्टा एक्स, इसको यहाँ देखिएगा m, इसी को डेल्टा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा भी क्या रहेगा? एरर इन वेलोसिटी, एरर इन स्पीड इक्वल टू h/4π। यहाँ से अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब एरर क्या है? एररलेस, मतलब आप डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब एरर पोजीशन आप एग्जैक्ट बता रहे हैं, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? इस फार्मूला से, ठीक है। मतलब वैसा पार्टिकल जिसका मास इज, यहाँ देखिए हम सोचेगा, ऐसा पार्टिकल जिसका मास इज वेरी लेस और स्पीड इज वेरी हाई कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ड्यूअल कैरेक्टर आ जाता है, वेव भी प्रोड्यूस करता रहता है, राइट। तो एट द सेम टाइम ऑसिलेशन में रहता है। तो अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बता दिए तो फिर मोमेंटम आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, और लास्टली ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा पी जीरो है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक बोल सकते हैं ना ये बात। देखिए, इस सेकेंड फॉर्मेट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जहाँ पे डेल्टा ई है एरर इन एनर्जी और डेल्टा टी है एरर इन टाइम। अगर प्रूफ करने के लिए बोलिएगा तो थोड़ा सा प्रूफ इसमें हो सकता है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, रॉन्गली बट करेक्ट। डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। डेल्टा टी से डिवाइड और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को क्या मान लेंगे? फोर्स। अब फोर्स इंटू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन, बट मतलब इनर्जी, और क्या रहेगा? एरर इन एनर्जी। बट साथ में एक डेल्टा टी तो बचा रहेगा ना, साथ में क्या बचा रहेगा? डेल्टा टी। तो यहाँ से ही आ गया है। तो ये है एरर इन एनर्जी और ये है एरर इन टाइम। तो तभी इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाइए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सो पहले आप लोगों को बनवा भी चुका हूँ। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। ए गोल्फ बॉल हैज मास of 40 gram and a speed 45 meter per second, full stop. If the speed can be measured within the accuracy of 2%, if the speed can be measured within the accuracy of 2%,
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। If the speed can be measured within the accuracy of 2%, correct? Calculate the uncertainty in position. अब यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। मान ऐसे ही सोच देखिए, सपोज कीजिए कि मैं 100 क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। अब मैं हर बार जब क्वेश्चन सेट करता हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 95 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, 5 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है। मतलब मैं 95% करेक्ट जा रहा हूँ। कितना परसेंट? 5%। इसका मतलब मुझे कितना परसेंट अलर्ट होने का रिक्वायरमेंट है? मुझे 5% एक्यूरेसी और मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट, राइट? इसका मतलब यहाँ पे जो 2% एक्यूरेसी मेंटेन करके स्पीड दिया गया है, इसका मतलब है कि 98% वो श्योर है। अनसर्टेनिटी कितना परसेंट है? 2% का है। जितना परसेंट का एक्यूरेसी मेंटेन किया गया है, तो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं 2% का, मतलब 2% के लिए आप क्या थे? सर्टेन या अनसर्टेन? जितना परसेंट सर्टेन रहेगा उतना परसेंट का थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, राइट? तो आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं 2% तक का, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी कितना परसेंट का है? तो 2% अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। समझ गए? यही इस क्वेश्चन का ट्रिक्स था। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जितना परसेंट इसमें एक्यूरेसी मेंटेन किया गया है, इसका मतलब ये है यहाँ पे इस क्वेश्चन में उतना परसेंट अनसर्टेनिटी था स्पीड का। अगर 5% विद इन एक्यूरेसी ऑफ 5%, मतलब अनसर्टेनिटी कितना तक का था? 5% का। तो क्या यहाँ से डेल्टा भी निकल जाएगा? 45 इंटू, जितना परसेंट के लिए अनसर्टेन उतना परसेंट एरर आने का चांस था, तो 45 इंटू 2 बाई वाट 100, करेक्ट? और उसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। लेकिन यूनिट का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकल जाएगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, 4 पाई एम डेल्टा वी। और डेल्टा वी कितना हो गया एवरीवन? 0.9 ना? ठीक है। हो गया? कैलकुलेशन हो जाएगा? कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बस एक बार इस पेपर को देख लेते हैं। सबके पास पेपर है? खासकर नीट के बच्चे यहाँ देखिएगा। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। सॉल्व नहीं करूँगा, बस एक क्वेश्चन से मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। जो बन जाएगा वो घर पे बना लेना है। सिर्फ पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट है यस। जब डेल्टा एक्स मीटर में लाइएगा तो मास किस में लीजिएगा? ग्राम में। ये तो भाई यूनिट का ख्याल, मतलब यूनिट का ख्याल रखना है। डेल्टा एक्स का आंसर अगर मीटर में रहेगा तो मास किस में रखना है? बोलिए। ऑब्वियसली केजी में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। कुछ तो बोलिए भाई। 3 बन जाएगा। व्हाट अबाउट 4? The ratio of radius of two Bohr model of lithium 2 plus is 1:9. What would be their nomenclature? तो आप जानते हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट को केसल बोलते हैं, तो क्या रहेगा?
क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए। 1:9 कब आएगा? क्वेश्चन में फोर्थ आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, Rn1/Rn2 इक्वल टू क्या रहेगा? n1² बाई, डायरेक्ट लिख दें, R0 तो कैंसिल हो जाएगा, जेड तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू व्हाट? 1:9। तो n1/n2 इक्वल टू क्या रहेगा? 1:3, राइट। अब 1:3 क्या क्या हो सकता है? 1:3, 1:9 भी तो यहाँ पे देखिए था, ये 1:3 के लिए ये भी तो हो सकता है कि एक और भी n1 1 रहे तो n2 3 रहे, और भी ऑप्शन हो सकता है। n1 3 रहेगा तो n2 क्या हो सकता है? 9 भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि आपको रेशियो है 1:3, क्या क्या हो सकता है इसमें? मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, राइट ना। इसको लेते हैं तो के सेल, तो के एल एम, के और एम ना, के एंड एम। बाकी अगर 3 लेंगे तो आगे का ऑर्बिट नंबर 9 का तो आपको पता नहीं है नाम क्या होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। सेकेंड एक्साइटेशन बोल गया, मतलब ऑर्बिट नंबर 3 का बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? व्हाट अबाउट 7? बाकी लोग को पढ़ने तो दीजिए। 8, ड्रॉपर बैच के मेडिकल के बच्चे प्लीज हाँ ना कुछ बोलिएगा। इसलिए बोलते हैं हार्ड कॉपी रखिएगा, मोबाइल में पढ़िएगा तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, देखिए तो बनेगा। फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर सेकंड एंड थर्ड का बात कर रहा हूँ, ये दिमाग में जा रहा है? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? बाकी लोग को भी पढ़ने देते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है मेडिकल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जितना देर में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व सोचिएगा ना, उतना देर में मैं सॉल्व कर लूँगा। जैसे ही टाइम गैप लगना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एक्सरसाइज 1 का भाई पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ से टोटल एनर्जी निकल जाएगा? कितना? क्या मैं सही हूँ? करेक्ट है ना? रिलेशन तो पता ही होगा। दिस इक्वल, और हाइड्रोजन एटम है, कौन सा आइटम है? हाँ या ना? और जेड का वैल्यू 1 है, यहाँ से आपको n² इक्वल टू मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा? n इक्वल टू कितना? ऑर्बिट नंबर निकल जाएगा तो बाकी सब कुछ निकल जाएगा। यही तो क्वेश्चन था। पोटेंशियल से ये निकाल लेंगे, रिलेशन बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, ठीक है? हो गया ना? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10? एक मिनट। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV. Then calculate the required energy in eV to excite it from the ground state to first excited state. इसमें एक्चुअल में क्या निकालने के लिए दिया गया होगा? एक क्वेश्चन सेट किया गया है, इसका मतलब एक क्वेश्चन ये सोचकर सेट किया गया कि आपको E0 का वैल्यू नहीं पता है, जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? यही सोच कर दिया गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे समझे क्वेश्चन किस लिए दिया गया होगा? एक क्वेश्चन इसलिए दिया गया होगा भाई,
ई इन्फिनिटी माइनस E1 इक्वल टू व्हाट, अरे तो होता है 0, मतलब E1 इक्वल टू व्हाट, ये E1 निकाल, I1 कितना होता था, इसका फार्मूला तो पता है ना हम लोग को, तो ये E1 है, यही तो मेरा क्या था, E0 था, करेक्ट। इसका तो जो फार्मूला, ये फार्मूला तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं जानते अब पैरामेट्रिक फॉर्म में ही, तो फार्मूला उसका वैल्यू दिया गया था, तो माइनस ये था पहले तो ना E0 जेड स्क्वायर बाई, या माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग ये वैल्यू एक्चुअली किसको मानते हैं, इस वैल्यू E0, इसको क्या बोल देते हैं E0, मैं सॉरी इस पूरे निगेटिव के साथ क्या मान देते हैं E0, तो E0 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसके लिए दिया गया था कि आप E0 यहाँ से देख लीजिए, ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, if the total energy of an electron is minus 1.51 electron volt in hydrogen atom, then find out kinetic energy, potential energy of and orbit radius and velocity of electron in that orbit। टोटल एनर्जी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करने से आपका सारा काम बन जाएगा। पहले बात तो है कि टोटल एनर्जी दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल, और उसके बाद निगेटिव लगा दीजिएगा, उसको क्या लगा दीजिएगा, निगेटिव। तो दो काम तो हो गया, लेकिन ऑर्बिट का रेडियस और वेलोसिटी बताने के लिए ऑर्बिट नंबर चाहिए, तो क्या टोटल एनर्जी से आप ऑर्बिट नंबर निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। इसे तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, राइट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, calculate the number of revolution per second, the number of revolution per second that it make around the nucleus। मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, कैसे भाई, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में। आप जो इतना इसको आसान सोच रहे हैं, बन तो जाएगा है, मुझे भी पता है। थर्ड ऑर्बिट में क्या भी निकाल लेंगे, देखिए एग्जाम में कुछ भी, यहाँ देखिए कुछ भी दिमाग नहीं काम करेगा ना, तो ये तो नहीं, बहुत सारा टाइम पे फार्मूला नहीं दिमाग में रहेगा, बट भी का फार्मूला सिर्फ याद रखने से भी काम चल जाएगा। जेड बाई एन होता है ना, भी निकल गया, और उसके बाद यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, कैसे 2 पाई आर बाई भी, करेक्ट। भी पता है, आर भी निकाल लीजिएगा, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड था, जेड स्क्वायर नहीं था, जेड था, राइट। तो यहाँ से आर को पुट कर दीजिएगा, टी निकल जाएगा, और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना, थर्ड ना, और उसके बाद 1/t कर दीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन उन सबसे भी अगर बचना चाहते हैं तो रेडीमेड T0 और F0 निकाल के रखिए। अगर उन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन कितना न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा, लेकिन याद रखते हैं बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन तो आना स्टार्ट हो गया है। T0 का नाम क्या नाम दिए थे, बोलते ही नहीं हैं। मैं जब कुछ बात करता हूँ तो समझ में आता है कि मैं किसके रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। T0 में नाम दिया था टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो निकालने से आपका काम बन जाएगा। और F0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, तो उसका घर पे रेडीमेड काम करके रखिएगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी तो हो जाएगा ना यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, in a hydrogen spectrum if electron moves from 7 to 1 orbit by a transition in multiple step, then find out the total number of line in the spectrum। और आइसोलेटेड हाइड्रोजन नहीं बोल रहे हैं, तो इसको सैंपल मान लीजिएगा। तो 7 से 1 के लिए फार्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डेल्टा एन ये था ना, नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई, कितना आएगा आंसर
कितना? आउट ऑफ 21 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका? 20 से 90 क्या बोले? नहीं, एक मिनट, ऑर्बिट नंबर 21 कहाँ है भाई? तो नंबर ऑफ लाइन्स था। ऑर्बिट तो 7 से 1 के बीच का, 7 से 6, 7 से 6 करेक्ट है ना? 7 से 1 नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 7 से 6 रहेगा ना। जितना भी होगा उसमें सबसे छोटा एनर्जी गैप किसका रहेगा? 7 से 6। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका रहेगा? 7 से 1, 7 से 1। ये तो चलते फिरते बन जाएगा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। सेम क्वेश्चन तो है, कुछ भी नथिंग न्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए। और ये बात हाइड्रोजन के लिए है, राइट? क्वेश्चन नंबर 15 किसके रेस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना आता है? पेन चला लीजिए, जितना देर में दिमाग में सोचे उतना देर पेन से आ जाएगा आंसर। पहली बात, एक भी लाइन अल्ट्रावायलेट जोन में जाएगा? लाइमन सीरीज नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन का सिर्फ लाइमन का लाइन ही अल्ट्रावायलेट जोन में था, करेक्ट? इसलिए हमें स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से 6 से 3 के बीच में बात होगा तो एक भी विजुअल में जाएगा। विजुअल होने के लिए क्या बामर से चाहिए? बामर का एक भी लाइन मिलेगा? यूवी का एक भी लाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा, करेक्ट? सारा का सारा लाइन किस में रहेगा? इंफ्रारेड का, करेक्ट है ना? क्वेश्चन नंबर 16। इन बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट थर्ड लाइन। तो बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन किसको बोलते हैं? 3 से 2। सेकेंड लाइन किसको बोलते हैं? 4 से 2। तो थर्ड लाइन किसको बोलेंगे? 5 से 2। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट है? यहाँ देखिए, यहाँ से काम नहीं चलेगा, घर पे जाके सब बनाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ कि बनेगा नहीं बनेगा। ये मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, घर पे जाके सबको सॉल्व करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन ए हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप, इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम आर 10, then find out the value of n। तो n का वैल्यू क्या था? देखिए तो सही है स्टूडेंट, करेक्ट है ना? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 20 इक्वल टू कितना हो गया? n स्क्वायर और माइनस n, देन n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू व्हाट? 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू व्हाट? 0। देन n प्लस 4 इंटू व्हाट? n माइनस 5 इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू माइनस 4 तो लेंगे नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए।
क्या क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बामर सीरीज का वेवलेंथ निकल जाएगा हाइड्रोजन का? 18 सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, स्पीडली पढ़ लीजिए। ऑनलाइन के बच्चे अगर बन जाएगा तो हाँ ना कुछ बोल दीजिएगा। ऐसे मुझे ही पता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? लैम्डा, 1 मिनट, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, लैम्डा निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उल्टा काम मत कीजिएगा। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से 1। तो इन्फिनिटी से 1 के लिए टोटल एनर्जी कितना रहेगा? ई इन्फिनिटी माइनस ई 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी तो काम कर सकते हैं। ई इन्फिनिटी माइनस ई 1 इक्वल टू व्हाट? एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा एच न्यू। इट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये यूज करें। फिर लैम्डा निकालेंगे, फिर आराम से फ्रीक्वेंसी डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए इस केस में ऐसे करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच न्यू। इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एच का वैल्यू आप जूल में ही लेंगे, राइट। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। इसमें 2% कैलकुलेशन रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ये कैलकुलेटिव है, तो आपको 1 मिनट इसमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन टर्म। थर्ड, 1 मिनट बन तो जाएगा लेकिन पूछ तो ले एक बार है। थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज कहाँ से कहाँ, ये बोलिए, बन जाएगा तो। ब्रैकेट सीरीज का बेस लाइन क्या है? बन तो जाएगा लेकिन पक्का। ब्रैकेट सीरीज का बेस लाइन, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं 4 से 2 भाई 5 से 4 आएगा तो पहला लाइन बनेगा ब्रैकेट का, और 6 से 4 आएगा तो थर्ड लाइन मतलब 7 से 4। तो फार्मूला बनेगा ये 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, समझ गए। और आर का 1 बाई आर का वैल्यू हम लोग रटे हुए हैं 91 पॉइंट कितना 1 नैनोमीटर, करेक्ट। उसका लाभ उठाइएगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? देखिए क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, बट क्वेश्चन समझ भी तो नहीं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन था कि यहाँ पे हाइड्रोजन का सैंपल है, करेक्ट। और इस हाइड्रोजन के सैंपल में हम लोग भेज रहे हैं फोटोन, करेक्ट। रिलीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ये ऑब्जॉर्व करेगा और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का। तो यहाँ का फोटोन का एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो कौन सा फोटोन मिनिमम एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, जिसका जो फोटोन का एनर्जी मिनिमम उसका वेवलेंथ मैक्सिमम। तो भाई ऑल आर इन ग्राउंड स्टेट। तो जिस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी फोटोन का एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? इन्फिनिटी में जाएगा। और मिनिमम क्या हो सकता है? 2 में जाएगा। तो इससे क्रॉसपॉन्डिंग जो एब्जॉर्प्शन वाला फोटोन रहेगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ का रहेगा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ का रहेगा। तो क्वेश्चन का थीम ये था, समझ में आ गया? चलिए बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 1 से 2 जाने के टाइम पे जो फोटोन का लैम्डा रहेगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ का रहेगा, और 1 से इन्फिनिटी भेजने के लिए मिनिमम वेवलेंथ रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
ये बनाइए, इसमें पेन उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है नहीं। एक काम कीजिए स्टूडेंट, इस फोटोन का एनर्जी बताइए एच सी बाय लैम्डा का यूज करके कैलकुलेट कीजिए सब। कैलकुलेशन के टाइम पे सबको फास्ट रहना है, कैलकुलेशन कीजिए।
कितना आया है मोटा मोटी? इस क्वेश्चन में बोला है सारा लाइन सेम सीरीज का है। क्वेश्चन में बोला है सारा लाइन ऑल लाइन बिलोंग टू द सेम सीरीज, राइट। इसका मतलब या तो लाइमन का रहा होगा, नहीं तो बामर का रहा होगा, नहीं तो पी फंड का रहा होगा। ये वैल्यू कितना है मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली? 1 पॉइंट, शायद 1.89 ये भी रहा होगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसका मतलब अरे पहला लाइन है, राइट। तो भाई ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट नंबर 2 इसका कितना था? 13 ना। इसका कितना था? -3.4। और इसका कितना था? -1. E3 माइनस E2 का गैप कितना है? -3.4 -1.51 ना, कितना आता है? 1 यस। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पहला आया होगा, मतलब ये बामर सीरीज का बिलोंग कर रहा था। नहीं, किसका था? बामर। और सारा लाइन सेम सीरीज का था, सारा लाइन एक क्वेश्चन का लैंग्वेज था। तो ये λ1 रहा होगा, ये λ2 रहा होगा, और क्या था? λ3 रहा होगा, अरे λ4। इसका मतलब 5th लाइन ऑफ बामर सीरीज पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या रहेगा? तो बेस लाइन निकालना था इसमें। तो नेक्स्ट लाइन क्या रहेगा बामर सीरीज में? ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो नेक्स्ट क्या रहा होगा? 7 से 2। समझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? क्योंकि लास्ट में बोला हुआ था इन द सेम सीरीज, मतलब सीरीज सेम था, या तो लाइमन था, नहीं तो बामर था, नहीं तो पीपन था, कुछ ऐसा था। तो मैंने क्या किया, इसकी एनर्जी गैप से कंपेयर करके बेस लाइन निकाल लिया। क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटकर था, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो इस अभी तक आपको यही एक क्वेश्चन था जहाँ पे आप रुक सकते थे। इसमें छोटा सा स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन में 23 एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस वन। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ लिथियम 2+ स्पेक्ट्रम विल बी। अब 1 मिनट रुकिएगा। एग्जाम में अगर कोई डेटा दिया हुआ है, ऐसे तो सर मुझे आर का वैल्यू डाटा हुआ है, करेक्ट, बट एग्जाम में अगर कोई डेटा दिया हो तो कोशिश की जाए उस डेटा का यूज़ करें और कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन के लिए क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन के लिए R Z² 1/, करेक्ट है ना, इक्वल टू कितना दिया हुआ है? और जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, Z² 1। तो यहाँ से R को इसके टर्म में निकाल लीजिएगा, यहाँ से R निकालिएगा, इस R को वहाँ पुट कीजिएगा जो आप रटे हुए हैं ना। और एग्जाम में अगर डेटा ये दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सेंस क्या रहा होगा कि यहाँ से R निकालिए, इस R को वहाँ पुट कीजिए। समझे बात को? समटाइम्स आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए भी दिया जा सकता है कि आप फार्मूला जानते हैं नहीं जानते हैं, क्वेश्चन को बनाना जानते हैं। तो यहाँ से R निकालेंगे इसके टर्म में, और इस R को फिर कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का लिथियम 2+ क्लियर, ठीक है। यहाँ से R निकाल कर यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो R Z² कितना हो जाएगा? 9, 1/4 - 1/9। ऐसे यहाँ का R को यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन 24 तो पक्का बन जाएगा। कैलकुलेट, हाँ बोलिए स्टूडेंट। आंसर भी तो वहाँ भी CM में ही कर दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ
डेटा में सीएम सेंटीमीटर इन्वर्स में किया था, आंसर भी सेंटीमीटर इन्वर्स में ही ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आंसर रहेगा। ये तो अब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि सर सेंटीमीटर में रखेंगे या मीटर में। ऑल डिपेंड्स ऑन मी, ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। ऑप्शन जैसा रहेगा उसे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बन जाएगा भाई। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन एंड बामर। लाइमन का मैक्सिमम लैम्डा कहाँ से कहाँ? 2 से 1। अब बामर का मैक्सिमम लैम्डा 3 से 1। क्या बोल रहे हैं? 3 से 2। फर्स्ट लाइन ही तो मैक्सिमम लैम्डा रहता है, तो दोनों का लैम्डा निकाल के रेशियो निकाल लेंगे, पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट, मैं सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा। मैं क्वेश्चन में बिल्कुल बोर नहीं होता हूँ। आसान से आसान, सागर से मोती निकालना है। मुझे थोड़ा पता है कौन सा क्वेश्चन इसमें अच्छा है। ऐसे पॉइंटेड है मेरा कि कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, बट फिर भी मैं सबको लेकर चल रहा हूँ अभी। देखिए तो एक बार 25 बन जाएगा। बोलते ही नहीं हैं, ना पढ़ते हैं ना बोलते हैं। डी ब्रॉगली बैलेंस का है, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन 26 आप लोग को मौका देंगे, घबराइए मत। इसमें अच्छा आगे क्वेश्चन अच्छा है, और भी मौका देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जस्ट मैं भी आप लोग के साथ मजाक ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़िए, देखिए तो बनेगा। 26 पहले देख लीजिए। 27 अर्ग, एक एच का वैल्यू दिया हुआ है, अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 1 अर्ग इक्वल टू कितना जूल? जूल लेते हैं, 30 पर तो जाना है। जूल में क्या होता है? -34, यहाँ पे -27 है तो 3। 1 अर्ग इक्वल टू 10 -7 होता होगा जूल, नहीं? चलिए एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए आप लोग से। हाँ तो अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा से आंसर सेंटीमीटर में है तो उसको इसमें भी रख के काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इसको छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29। हो जाए कैलकुलेटिव है, जस्ट फार्मूला पुटिंग। क्वेश्चन नंबर 30। ओके व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 34? सबका भी सेम है, स्पीड सेम है, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा रहेगा उसका डी ब्रॉगली वैलेंस सबसे कम रहेगा, ऑब्वियसली से SO2, राइट? ओके शायद आप लोग बोर फील कर रहे हैं, नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2। पहले करेक्ट कीजिए, 13.6 लिखिए और क्वेश्चन बनाइए। अब इसको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको बनाने के लिए बोल रहा हूँ।
पहला बात यहाँ से सीखिए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सैंपल। किसी सैंपल को आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? जब जेड पता चल जाएगा तो सैंपल आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिफाई द सैंपल का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, 13.6 लिख लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इनफिनिटी माइनस E3, ये है ना, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 पॉइंट, ये तो वैल्यू है 0 ना, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यहाँ पे भी तो ये भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, देन जेड इक्वल टू कितना 3। सैंपल क्या था लिथियम 2+। पहला क्वेश्चन बन गया। और जब सैंपल आइडेंटिफाई कर लिए तो इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ई इन्फिनिटी वाट माइनस वाट E1, करेक्ट है ना। आई इन्फिनिटी कितना 0, E1 कितना लिखिएगा -30। जिस सैंपल जो सैंपल है उसका निकालने के लिए बोला गया है भाई। लिथियम 2+ का E1 वही रहेगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर ना, राइट। जेड का वैल्यू 1 लेते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बाकी तो उसका जेड लेंगे। माइनस माइनस बिकम्स प्लस 13.6 इंटू कितना 9, 122 कितना था 4, ये आंसर रहेगा। थर्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कहाँ से कहाँ तक, ऑर्बिट नंबर थर्ड से ऑर्बिट नंबर, करेक्ट। तो क्या निकल जाएगा E4 माइनस E3 इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या ये वैल्यू निकाल लेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए या लिथियम 2+ के लिए? सॉल्व हो जाएगा। डी, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट मतलब कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से 2 से 1, आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/9R 3/4। देखिए तो मैंने सही लिखा, एग्जाम में इतना फास्ट करना पड़ेगा, इससे कम फास्ट है तो नहीं पहुंच पाइएगा 180 क्वेश्चन में। 180 क्वेश्चन तक पहुंचना है आपको। लैम्डा क्या हो जाएगा 4/27R, करेक्ट। 4/27 इंटू 91.1 Nm, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे ही लैग करेंगे सब स्टूडेंट, मुझे पता है कैलकुलेशन में। यहाँ पे आप लोग का बहुत गंदा स्पीड है और उसमें स्पीड भी पता भी है गंदा स्पीड है, अब फिर भी नहीं पेन चलाते हैं, सिर्फ ये सोच के छोड़ देते हैं कि मुझसे बन जाएगा, क्वेश्चन तो आसान ही है। भाई कैलकुलेशन करवाने के लिए सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कीजिए। आसान क्वेश्चन पे ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, टफ क्वेश्चन में तो दिमाग लगता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, एक्साइटेशन पोटेंशियल से क्या एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लेंगे।
जो भी आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो मुझे से शेयर कीजिए, क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। ड्रॉपर बैच के बच्चे, सबसे पहले आपके माइंड में यही आया होगा कि सैंपल आइडेंटिफाई कर लें, करेक्ट? नहीं, एक्चुअल में रियलिटी में क्वेश्चन है गलत। जेड का वैल्यू इसमें सॉल्व कीजिएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, करेक्ट? अब फिर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका ऑप्शन भी सही दिया रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है रॉन्ग क्योंकि जेड फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अब फिर भी अगर सॉल्व करना है मतलब आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, मतलब ऑप्शन अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। समझे नहीं समझे बात को? प्रॉब्लम क्या होगा कि जेड आप निकालिएगा, सही तरीका ये है कि सैंपल को आइडेंटिफाई कर ले, काम खत्म। बट जैसे ही आप सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या E3 माइनस E1, E3 माइनस E1 इक्वल टू व्हाट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये लिखेंगे 13.6 जेड स्क्वायर बाई 9 अब प्लस 13.6, सही है ना, जेड स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू व्हाट, जब फर्स्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट दिया हुआ तो कितना हो जाएगा E2 माइनस E1, जेड निकाल लेंगे ही नहीं तो फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, आंसर है ऑप्शन में, तो 13.6 जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, सिक्सटी बाई 3, राइट? ये वैल्यू मेरे हाथ में आ गया, जेड निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, फंस जाएंगे। तो एक क्वेश्चन गलत है लेकिन फिर भी इसका आंसर सही निकल सकता है। अब उसके बाद क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या लिखिएगा, इन्फिनिटी माइनस E1, इन्फिनिटी कितना, E1 के लिए क्या लिखिएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स व्हाट प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। जेड नहीं पता है बट इसका प्रोडक्ट तो पता है। क्वेश्चन गलत होते हुए आंसर सही, ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक, करेक्ट? और उसके बाद थर्ड क्या निकालना था, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आप लोग को याद आ गया होगा, 12th क्लास को ओल्ड बैच का स्टूडेंट, ये 11th क्लास में पक्का लिया होगा मैं क्वेश्चन, राइट? नहीं याद है आया तो आना चाहिए था, इसमें क्या ट्रिक था। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, देखिए तो मैंने एक साथ कर दिया कैलकुलेशन, सही है? कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 20 इंटू 8/9 वोल्ट, 180/9 कितना, सही है ना, कितना 17 पॉइंट, सॉरी 160 ना, 160 17.7। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
नहीं, इस पूरे के बदले तो मैंने कैंसिल नहीं किया, इसको यहाँ पर रखा हुआ हूँ इसका वैल्यू, ठीक है, मैंने कैंसिल नहीं किया है। नहीं तो अगर यहाँ पे कैंसिल करते तो वहाँ पे ये भी देते रहिए बात एक ही है। 13.6 जेड, एक 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 पुट कीजिए तो वहाँ पे ये भी लगाइएगा लास्ट में यूनिट। चलिए क्वेश्चन में 21, एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इज इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, देन अपॉन डी एक्साइटेशन, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को अंडरलाइन कीजिए, सैंपल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं रहेगा, राइट। करेक्ट आंसर 5th से 1 तक मैक्सिमम क्या हो सकता है, 5th से 1 मतलब 4 ना, तब ऑप्शन ए गलत हो गया। और ये मानिएगा कि एक ही हाइड्रोजन एटम है, उसी के लिए आंसर आ सकता है, सैंपल कीजिएगा तो नहीं आएगा। देखिए ए और बी तो होगा नहीं, अब यहाँ पर और एक ही ओनली वन एटम है भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा, ओनली वन एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, चाहकर भी ये 2 यूवी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, कोशिश करके देखिए तो, एक ही एटम के अंदर लेकिन काम करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, या तो यहाँ से यहाँ कहीं भी लाइमन वाला लाइमन ही रहेगा ना, तो आपके पास मैक्सिमम क्या मिल सकता है, मैक्सिमम छोड़िए जितना भी मिल सकता, जितना भी आप, मैं एक लिख रही हूँ 1 एटम के लिए, अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी नहीं कि सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक काम कब कर किसके लिए करेंगे, सैंपल के लिए, एक ही एटम है यहाँ से यहाँ आ गया तो वापस यहाँ से यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आइसोलेटेड में मैक्सिमम भी कितना मिल सकता है, वो 1 मिल सकता है इस केस में, राइट। तो ये तो गलत हो गया कि इट कैन इमिट 2 फोटोन्स इन यूवी जोन, तो सर अब ABC गलत ही हो गया तो डी से करेक्ट रहेगा, एग्जाम में तो ये होगा, लेकिन डी क्यों करेक्ट होगा वो एक्सप्लेन कीजिए कैसे। तो क्वेश्चन है, इफ़ एन इंफ्रारेड फोटोन इज जनरेटेड देन ए विजुअल फोटोन में फॉलो दिस इंफ्रारेड, तो जो पहले जाएगा उसी को आगे वाला को पीछे वाला फॉलो करेगा, ये हो सकता है भाई, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ इंफ्रारेड, तो अगर पहले इंफ्रारेड कर दे तो फिर ये तो बच हो सकता है, एक एटम के अंदर भी ये हो सकता है, ये कौन सा इंफ्रारेड, ये कौन सा विजिबल, ये पॉसिबिलिटी है, समझ गए। इसका मतलब अगर इंफ्रा और विजुअल दोनों निकलता है तो कौन किसको फॉलो करेगा, इंफ्रा को विजुअल फॉलो करेगा, ये मत बोले सर आगे निकल जाएगा, दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन रहेगा,
डी रहेगा। हाँ बोलिए। हाँ थर्ड ऑप्शन आप बताइए। 2 ईवी लाइट मुझे निकालना है और ये 1 एटम के अंदर काम करना है। इसमें 2 ईवी और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। यूवी के लिए 2 लाइन तो बताना पड़ेगा यूवी जोन का, और यूवी के लिए क्या रहेगा 1 पे आना पड़ेगा। 2 बार 1 पे आके दिखाइए तो, खोजिए इसमें 2 बार 1 पे आने का तरीका 1 एटम के लिए। लेकिन हाँ कोई वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा 2 स्टेप जरा बताएं। 5 से 4, यहाँ देखिए 5 से 4, इससे आपको ईवी का फोटोन मिलेगा। ये क्या लाइमन सीरीज है? तो 5 से 4 मिलेगा आपको यूवी का फोटोन। जब भी मिलेगा 1 पे मिलेगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में यूवी का फोटोन कब मिलता है? जब डी एक्साइटेशन होकर 1 पे आए। तो 1 पे आने का 2 तरीका 1 एटम के अंदर, इस केस में बता गए। मुझे तो नहीं मिल रहा है, मुझे तो एक ही तरीका मिल रहा है। या तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, तो यहाँ से यहाँ आ गए, फिर अब जब आ गए तो काम खत्म, बाकी तो फोटोन ही नहीं जनरेट होगा। या सर यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है एग्री, अब फिर यहाँ से यहाँ है, तो ये वाला किसी और जोन का रहेगा, ये यूवी का रहेगा। ये नहीं ब्रेक जर्नी लेंगे तो कितना भी ब्रेक जर्नी ले लीजिए यूवी एक ही मिलेगा। करेक्ट है ना? क्योंकि आप सैंपल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर सैंपल के लिए काम करते सैंपल, तब तो बहुत ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता और ये भी मिलता, 1 2 3 4 ये भी मिलता, राइट। बट वो किसके लिए? सैंपल के लिए। क्वेश्चन किसके लिए था? आइसोलेटेड। ठीक है, तो देखिए इस सीट से मैं बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और मैं बनाऊंगा जो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको लेकर आइएगा। और ये होने के बाद मैं मोटा मोटी मान के चलूँगा कि नीट का लेवल तक का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैं 2-3 क्लास बढ़िया प्रॉब्लम लेते रहूँगा। बढ़िया क्या मतलब, जो एक्चुअली जेई मेन का लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कोलिजन वगैरह सब रहेगा, ठीक है। और एक क्लास में तो आप लोग को मैं स्टॉप ही कर दूंगा, जिसमें आप लोग को नहीं चाहिए होगा। थैंक यू एवरीवन।